तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकितेश कुमार और फिर से नए अंदाज और नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का हमारा नया टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। आज हम गंगा नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, क्योंकि ये हमारी भारत की राष्ट्रीय नदी है और भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी भी है। ठीक है, तो इस नदी का उद्गम कैसे होता है, कहाँ से होता है, ये सारी चीजें आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। इनकी सहायक नदियों के बारे में देखिए, सारी नदियों को मैं कवर कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, आइए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, बाकी हाँ, मैं इसमें से हर चीजों का, हर टॉपिक का एक छोटा छोटा निचोड़ निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे समझ में आए। ये जो मैंने नक्शा बना रखा है, ये नक्शा देखिए, मेरे पास कोई भारत का नक्शा या डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हाँ आपको मैं डिजिटल बोर्ड पे डिजिटली आपको समझा सकूं, इसलिए मैंने ये नक्शा बना लिया है। ठीक है, आपको जगह का नाम और वो चीजें मैं बता दिया करूंगा, जिससे आपको आसानी में समझने में आसानी से दिक्कत न होने पाए। ठीक है, तो और एक ठो मैं भारत का नक्शा बना करके मैं उस पर डाल दूंगा, जिससे आपको देखने में किसी प्रकार की हानि या दिक्कत नहीं होगी और आपका टॉपिक कभी किसी प्रकार से छूटेगा भी नहीं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए इस गंगा नदी तंत्र के बारे में शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले तो गंगा नदी तंत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, कि गंगा नदी में कीड़े क्यों नहीं लगते, गंगा नदी में कीड़े क्यों नहीं लगते, और गंगा ही नदी पर 4 कुंभ लगते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, 12 साल में महाकुंभ लगता है और 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है। ठीक है, तो ये जो है कीड़े क्यों नहीं लगते, कुंभ कहाँ कहाँ लगता है, और भारत को, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यह जो है, इसका जो उद्गम, इसका जो जल जमाव क्षेत्र है वह 14 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, तो 14 राज्यों में है। और गंगा नदी की जो लंबाई, ये जो यहाँ से ऐसे गुजर रही है, ये यहाँ से ऐसे 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 जो जा रही है, ये कितने राज्यों में है, तो ये 5 राज्यों में है। ठीक है, और इसको गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो 4 नवंबर 2008 में। ठीक है, और इसमें जो पाए जाने वाला जलीय जीव जिसे कहते हैं डॉल्फिन, उसे राष्ट्रीय जीव कब घोषित किया गया, तो 5 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, और इसी में गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है, जिसकी वजह से गंगा नदी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। और एक चीज, दूसरी चीज क्या है कि इसमें सल्फर और गंधक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसमें कीड़े और बैक्टीरिया नहीं लगते हैं। ठीक है, देखिए ये तो हो गई गंगा नदी जो जिसमें बैक्टीरिया नहीं लगता, लेकिन इसी में एक नदी आके मिल जाती है, कौन सी, यमुना नदी। यमुना नदी जानते हैं कि ये जो है क्या कहते हैं, आगरा के ताजमहल से के बिल्कुल पीछे से निकलती है। ठीक है, तो ये आगरा के ताजमहल से बिल्कुल पीछे से निकलती है। तो ये जानते हैं कि ये नदी आगरा से, दिल्ली से, इन सभी शहरों से होते हुए जाती है। तो क्या होता है कि बहुत सारे अपने साथ अवसाद और बहुत कचरा वचरा लेके आती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रदूषित नदी। इसका कुछ अलग नाम भी है यमुना नदी का, कालिंदी भी कहा जाता है, खुला नाला भी कहा जाता है। खुला नाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाला, ठीक है, खुला नाला, नाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है वहां के, दिल्ली के और भी जितने भी इसके पास बसने वाले शहर हैं, इन सभी का उसमें क्या जाता है, पानी जाता है, और वो भी प्रदूषित पानी जाता है, जिसकी वजह से ये नदी प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, यह नदी भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी है, भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। इस नदी का उद्गम 2 धाराओं से मिलकर होता है। ये नहीं कह सकते कि हाँ यह नदी गंगोत्री से निकलती है या ये नदी जो है गौमूत्र से निकलती है, ऐसा नहीं कह सकते। इस नदी का उद्गम जो है 2 धाराओं से होता है। कितनी धाराओं से, तो 2 धाराओं से होता है, एक धाराओं से नहीं मान सकते हैं। अगर कोई कह दिया कि हाँ ये नदी जो है निकलती है, गंगा नदी पहली बात तो कहीं से निकलती नहीं है, ये 2 धाराओं से मिलकर बनती है। ठीक है, गंगा नदी 2 धाराओं से मिलकर बनती है। ठीक, ये जान लिया हमने। और गंगा नदी की लंबाई जो है कितनी है, तो यह 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर लंबी है भारत की गंगा नदी। यह भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या करती है, दूरी तय करती है, और सबसे कम झारखंड के क्या कहते हैं, बॉर्डर से होकर गुजरती है, बिल्कुल से। ठीक है, झारखंड के बिल्कुल बॉर्डर से होकर गुजरती है। ठीक है, अब आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं कि
गंगा नदी तंत्र के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, कौन सी नदियां कौन कौन सी आके मिलती हैं। तो देखिए इसमें एक नदी है, देखिए ये जो इतना भाग मैंने बना रखा है, यहां से यहां तक का पूरा भाग, ये पूरा भाग उत्तराखंड का है। यहां से यहां तक का पूरा भाग क्या है, उत्तराखंड का है। ठीक है, उसके बाद ये फिर नेपाल से ऊपर या तिब्बत या नेपाल वगैरह ये सब चलेंगे आगे। ठीक है, आइए समझते हैं। तो उत्तराखंड से ही दो धारा निकलती हैं। पहली धारा कौन सी निकलती है, तो एक निकलती है अलकनंदा और एक निकलती है क्या, भागीरथी। इसे लिख लीजिए भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, एक अलकनंदा निकलती है, एक भागीरथी निकलती है। ठीक है, अलकनंदा कहां से निकलती है, तो सतोपद ग्लेशियर से निकलती है। कहां से, ग्लेशियर से। और एक चीज जान लीजिए, एक विंध्य पर्वत है जो मध्य प्रदेश में है। विंध्य पर्वत जो है हम जानते हैं कि ये जो है भारत का डिवीजन करता है, भौगोलिक डिवीजन करता है। कैसे कि ये उसके विंध्य पर्वत के उत्तर वाले भाग को, ठीक है, विंध्य पर्वत के उत्तर वाले भाग को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत, तथा विंध्य पर्वत के दक्षिण वाले भाग को कहा जाता है दक्षिण भारत, यानी कि साउथ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है यही विंध्य पर्वत जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों का विभाजन कर देता है। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो ज्यादातर वर्षा पर डिपेंड होती हैं, वर्षा पर निर्भर करती हैं। लेकिन वहीं पर जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो कहां से पानी लेती हैं, तो वो हिमनद से पानी लेती हैं या ग्लेशियर से पानी लेती हैं। तो ये साल के 12 महीना बहती हैं जो उत्तर भारत की नदियां हैं। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो वर्षा पर या नदी वगैरह या तालाबों वगैरह और मतलब और भी चीजों से ये क्या करती हैं, पानी लेती हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इसके बारे में। तो इसका एक मेन पॉइंट क्या है कि इसकी पहली जो सहायक नदी है गंगा नदी की, जो पहली सहायक नदी है वो रामगंगा है और आखिरी सहायक नदी है वो महानंदा है। क्या है, महानंदा। यहां पर हम लिख देते हैं महानंदा, लिखा ही नहीं है, महानंदा। ये आखिरी सहायक नदी है। ठीक है, ये आखिरी सहायक नदी है। और इससे देखिए सारी नदियां तो इसमें आके मिलती हैं, लेकिन एक नदी है जो इसी से निकलती है, उसे क्या कहते हैं, हुगली नदी। चलिए आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब आइए शुरू करते हैं। तो गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। ठीक है, क्या निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, और यहीं से सतोपद ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में। और इसमें एक नदी आके मिलती है इसी अलकनंदा में। अब हम अलकनंदा चल रहे हैं। ठीक है, अलकनंदा में एक नदी आके मिलती है क्या कहते हैं उसे, कहते हैं धौली गंगा। यहां पे लिख लीजिए आप लोग, धौली गंगा। कौन सी, धौली गंगा। ठीक है, अलकनंदा में एक नदी आके मिलती है धौली गंगा। ये कहां से निकलती है, नीतीला दर्रा से निकलती है, उत्तराखंड से। नीतीला दर्रा उत्तराखंड से। और धौली गंगा की भी एक सहायक नदी है जिसे कहते हैं ऋषि गंगा। ठीक है, तो ये अलकनंदा में आके मिलती है धौली गंगा। जब धौली गंगा जहां मिलती है उस स्थान को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक, जब धौली गंगा मिली तो विष्णु प्रयाग बना। उसके बाद नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग बनेगा। फिर उसके बाद मिलेगी पिंडार नदी या पिंडारी की भी कहा जाता है कहेंगे। जब पिंडार नदी मिलेगी तो क्या बनेगा, कर्ण प्रयाग। ठीक है, और फिर दाईं ओर से एक नदी आएगी, वो मिलेगी कौन सी, जब दाईं ओर से एक नदी आएगी मंदाकिनी। मंदाकिनी जब मिल जाएगी तो वो बनाएगी रुद्र प्रयाग। क्या बनाएगी, रुद्र प्रयाग। वहीं ये मंदाकिनी केदारनाथ के पास से निकलती है। और वहीं जब अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगे तो बनाएगी देव प्रयाग। क्या बनाएगी, देव प्रयाग। इसी को कहते हैं पंच प्रयाग। और ये कहां पर है, तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, आइए देखिए यहां पर, तो इसमें लिखा है अलकनंदा। अलकनंदा जब आगे चली, अलकनंदा जब शुरू हुई कहां से, सतोपद ग्लेशियर से, वहां से निकली आगे चली तो इसमें एक नदी आके मिली धौली गंगा। धौली गंगा जहां मिली उसे बनाया क्या, विष्णु प्रयाग। फिर थोड़े से आगे ये बढ़ती है तो एक नदी आके मिल जाती है कौन सी, नंदाकिनी। कौन सी, नंदाकिनी। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक नंदाकिनी है और एक मंदाकिनी है। क्या है, एक नंदाकिनी है और एक मंदाकिनी है। तो पहले नंदाकिनी मिलेगी अलकनंदा में। नंदाकिनी जब मिलती है तो बनाती है क्या, नंद प्रयाग।
नंदाग्नि मिली, नंद प्रयाग बना। उसके बाद मिलती है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग किससे बनती है? तो पिंडार नदी से। क्या है? पिंडार नदी। पिंडार नदी या पिंडारी नदी भी कहीं कहीं कहा जाता है। ठीक है, जब पिंडार नदी मिली तो क्या बना? कर्ण प्रयाग बना। वहीं पर अगर आती है क्या? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी कहां से? दाएं तरफ से आती है। अलकनंदा की दाएं तरफ की ट्रिब्यूटरी है वो, तो दाएं तरफ से आती है। कहां से? तो ये है केदारनाथ के पास से निकलती है। कहां से? केदारनाथ के पास से। और ये चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। कहां से? चोराबाड़ी ग्लेशियर से। कौन सी? मंदाकिनी नदी। ठीक है, इसीलिए मैंने सब कुछ लिख रखा है पहले से ही कि आपको समझाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, लिखने में मुझे टाइम ना लगे। ठीक है, उसके बाद मंदाकिनी आगे मिलती है कहां पर? अलकनंदा में। और ये क्या बनाती है? फिर रुद्र प्रयाग बनाती है। कौन सा? रुद्र प्रयाग। ठीक, क्या बनाती है? रुद्र प्रयाग बनाती है। और यहीं से एक नदी और आगे मिलती है जो मेन धारा होती है उसकी। मेन धारा कौन सी है? गंगोत्री से निकली है भागीरथी। और भागीरथी की एक सहायक नदी है जिसे कहते हैं भिलांगना। क्या कहा जाता है? भिलांगना। भिलांगना। ठीक है, भिलांगना। भिलांगना नदी जब भागीरथी पे जहां मिलती है वहीं पर बना है एक टिहरी बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो कौन सा बांध बना है? टिहरी बांध, याद रखिएगा। जब भिलांगना, जब भागीरथी आगे बढ़ती है और आकर कहा मिल जाती है? अलकनंदा में। अलकनंदा में जब ये मिल जाती है तो क्या बनाती है? ये देव प्रयाग बनाती है। क्या बनाती है? देव प्रयाग। ठीक है, हो गया पंच प्रयाग। आइए फिर से दोहराते हैं। अलकनंदा में आई, धौली गंगा मिली, विष्णु प्रयाग बना। फिर अलकनंदा थोड़ी आगे बढ़ी, नंदाकिनी आगे मिली, उसमें नंद प्रयाग बना। फिर अलकनंदा थोड़ा आगे बढ़ी, उसमें पिंडार नदी आके मिली, उसमें बना कर्ण प्रयाग। अब फिर ये थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो इसमें मिलती है आके मंदाकिनी। मंदाकिनी मिलने से क्या बनती है? रुद्र प्रयाग बनता है। और यही अलकनंदा फिर थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो इसमें एक आके मिल जाती है। कौन सी? गंगोत्री से निकली क्या कहते हैं? भागीरथी। और भागीरथी जब मिल जाती है तो बनाती है देव प्रयाग। और देव प्रयाग जब यहां से ये तक, यहां तक जो इतनी दूरी वो तय कर रही है, ये दूरी कहां तय कर रही है? पहाड़ों पर। ठीक है, पर्वतों पर ये दूरियां तय कर रही है ये। ठीक है, अभी ये मैदानों नहीं आई है, मैदानों में ये नहीं आई है। मैदानों में कहां से आती है? हरिद्वार के बाद ये मैदानों में बहने लगती है। ठीक है, अब इस स्थान के बाद इसे गंगा नाम पड़ जाता है। क्या? तो ये देव प्रयाग के बाद से इसे गंगा नाम कहा जाता है। ठीक है, याद आएगा। तो ये पंच प्रयाग कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग मिलकर बनाते हैं पंच प्रयाग। और यहीं से एक नदी आगे बढ़ती, फिर आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी और आके मिलती है जिसे कहते हैं हम रामगंगा। ठीक है, ये गंगा नदी की सहायक नदी है और ये पहली सहायक नदी है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो इसमें अलकनंदा थी, भागीरथी थी, तो इन दोनों की सहायक नदी होती थी। लेकिन यहां से इसका नाम गंगा नदी पड़ा ना, तो इसकी गंगा नदी की अब पहली सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? रामगंगा हो जाएगी। तो रामगंगा कहां से निकलती है? तो पौड़ी गढ़वाल, दूधा टोली, और ये कहां से निकलती है? पौड़ी गढ़वाल, डूडा टोली से निकलती है। और इसके जो रामगंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे एक कौन सा पार्क पड़ता है? तो कार्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, क्या है? कार्बेट नेशनल पार्क। और ये जो है कुछ शहरों से होकर गुजरती है। इसके बगल में, इसके तट के किनारे कुछ शहर भी बसे हुए हैं रामगंगा के किनारे। कौन कौन से? तो मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर। ठीक है, ये सारे शहर इसी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, और ये कहाँ मिलती है गंगा नदी में? तो कन्नौज में। यूपी का एक जिला है कन्नौज, वहां पर जाकर के कहा मिल जाती है? ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब ये इधर की नदियों के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले ऊपर की नदियों को देख लेते हैं, ये ज्यादा पूछी जाती हैं। चलिए, फिर उसके बाद एक आती है गोमती नदी। आपने सुना होगा कि एक चलती है गंगा गोमती एक्सप्रेस। ठीक है, जो गंगा नदी से गोमती नदी तक जाती है, लखनऊ, जानते होंगे। ठीक है, इसी नदी के किनारे कुछ शहर स्थित हैं। तो कौन कौन से शहर स्थित हैं? लखनऊ है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है, लखीमपुर की खेरी है। ठीक है, ये सब किस नदी किनारे स्थित हैं? तो ये सब इसी गोमती नदी के किनारे स्थित है। और एक चीज,
ये गोमती नदी एक ऐसी मात्र नदी है जो मैदानों से निकलती है। बाकी सारी नदियां किसी न किसी पहाड़ों से, किसी न किसी पर्वत से, ठीक है, किसी न किसी हिमनद से निकलेंगी, लेकिन सिर्फ ये नदी एक ऐसी है जो कहां से निकलती है, तो मैदानों से निकलती है। सिर्फ कहां से? मैदानों से। कहां से? मैदानों से निकलती है। ठीक है। इसका क्या कहते हैं, उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है ये पीलीभीत फुलहर झील। फुलहर झील, फुलहर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश से होता है। ये उत्तर प्रदेश से ही निकलती है। ठीक है। ये पीलीभीत जो है नेपाल और उत्तराखंड दोनों के बॉर्डर को टच करती है। ठीक है। तो ये यहीं से निकलती है। उसके बाद अब ये जब नदी आगे बढ़ती है, कौन सी? हमारी गंगा नदी। और गंगा नदी कहाँ मिल जाती है? तो ये गाजीपुर में आके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। गाजीपुर में आके गंगा नदी में मिल जाती है। जब गंगा नदी फिर आगे बढ़ती है, गंगा नदी फिर आगे बढ़ती है, तो इसमें एक नदी मिलती है जिसे कहते हैं हम घाघरा। इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा था? सरयू नदी। एक ये कहां से निकलती है? और एक चीज, इसकी एक धारा का नाम काली है, काली और कर्णाली। ठीक है। काली नदी को लेकर के नेपाल में, नेपाल भारत का एक विवाद भी है। ठीक है। नेपाल भारत का एक विवाद भी है जिसे कहते हैं डोकलाम विवाद भी कभी कभी कहा जाता है इसे। ठीक है। इस नदी को लेकर कुछ विवाद भी हैं। ठीक है। चलिए, ये सब जो है विवाद हमने बाद में पढ़ रखा है पहले से ही। आइए देखते हैं। तो इस ये जो घाघरा नदी है, ये जो है इसकी बहुत बड़ी सहायक नदी है। ये यहीं से नहीं निकलती है, ये तिब्बत के उस स्थान से निकलती है जहां से सिंधु निकलती है, जहां से सतलज निकलती है और जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। वहीं से ये निकलती है कौन सी? हमारी घाघरा, यानी कि सरयू नदी। इसी को सरयू नदी भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये कहां से निकलती है? तो ये निकलती है तिब्बत में मापचा चुंगो मानसरोवर झील से। ठीक है। मानसरोवर झील जानते ही हैं, तो वहीं से निकलती है ये। इसे नेपाल में कर्णाली, तिब्बत में सांगपो, और इसकी दो सहायक नदी हैं, एक राप्ती है और एक शारदा है। ताप्ती नहीं कहिएगा, ताप्ती अलग नदी है, ये राप्ती नदी है। ठीक है। ताप्ती गिरती है बंगाल की खाड़ी में। चलिए आइए दूसरी सहायक नदी देखते हैं। अब ये इसकी जो दूरी, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 970 मीटर है। कितनी है? ओ मीटर नहीं, किलोमीटर है। 970 किलोमीटर। और ये कहाँ मिलती है? छपरा, बिहार के पास छपरा में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। फिर गंगा नदी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है, तो इसमें एक नदी आके मिलती है, गंडक नदी। कौन सी? गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल में हिमालय से निकलती है। कहां से? हिमालय से। हम जानते हैं हिमालय पर्वत के बारे में हमने पढ़ रखा है। ठीक है। तो हिमालय से निकलती है। हिमालय में इसे नारायणी कहते हैं, इसे सप्त गंडकी कहते हैं, क्योंकि इसमें 7 नदियां, इसमें छोटी छोटी 7 नदियां की जुड़ी हुई हैं, इसीलिए सप्त गंडकी कहा जाता है इसे सालग्रामी कहा जाता है, और भारत में इसे गंडक कहा जाता है। ठीक है। इसे नेपाल में 3 नाम जानते हैं, नारायणी, सप्त गंडकी और सालग्रामी, और भारत में इसे गंडक कहा जाता है। ठीक है। और ये भारत में बिहार के पास कहा मिल जाती है? आकर के सोनपुर में। कहां पर? सोनपुर में। और फिर ये नदी, गंगा नदी फिर थोड़ा आगे बढ़ती है। कहा? गंगा नदी फिर आगे बढ़ती है, तो इसमें एक नदी आगे मिलती है, कोसी नदी। ठीक है। कोसी नदी, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर आती है। अवसाद का मतलब होता है बहुत सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू और भी बहुत सारी चीजें लाता है। और इसे जो है रास्ता बदलने के लिए भी बहुत जानी जाती है। ठीक है। ये मार्ग बदलने के लिए बहुत जानी जाती है। क्यों? क्योंकि जब ये चलती है तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेके चलती है। जब ये, मान लीजिए इसने ये ऐसे निकली, इसने जो गंगा नदी का पानी जो भी अवसाद आ रहे हैं, अब इसने यहीं पे लेकर सब जमा कर दिया, तो इसका मुख्य द्वार तो बंद हो गया। तो ये क्या करती है? इधर से कहीं निकल जाए, कहीं इधर से निकलने लगेगी। ठीक है। या कहीं इधर से पीछे से या इसे निकलने लगती है। तो इसीलिए कहते हैं इसे रास्ता बदलने में ये माहिर है। और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक, क्योंकि ये अपने साथ अवसाद लाती है। तो जब बिहार में ये बहुत तेज आती है तो वहां पर बाढ़ ला देती है। ठीक है। इसीलिए इसे वहां का शोक भी कहा जाता है। ये कहां से निकलती है? तो ये निकलती है गोसाईनाथ हिमनद, तिब्बत से निकलती है। गोसाईनाथ ग्लेशियर हिमनद से तिब्बत से निकलती है। इसे सप्तकोशी या
बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, चलें आगे। अब इसी में एक नदी हमारे, और ये कुर्सेला में आके गंगा नदी मिल जाती है। ठीक है, कहां पर? कुर्सेला में आके गंगा नदी में मिल जाती है। अब फिर गंगा नदी थोड़ा जब आगे बढ़ती है तो देखिए ये इसकी जो है सहायक नदी है। लेकिन आइए थोड़ा सा एक और चीज देखते हैं। जो गंगा की आखिरी सहायक नदी होती है, ये भारत की आखिरी सहायक नदी है, लेकिन गंगा की जो आखिरी सहायक नदी है, जो गंगा मिल रही हो, ये बांग्लादेश में जाके मिलती है गंगा से। तो गंगा की आखिरी जो सहायक नदी है वो है महानंदा। कौन सी? महानंदा। महानंदा मिलती है गंगा नदी में कहां पर? तो ये मिलती है किस स्थान पर मिलती है? तो ये जब मिलती है तो ये मिलती है बांग्लादेश में। कहां पर? बांग्लादेश में। ठीक है, ये भारत में नहीं मिलती, ये बांग्लादेश में मिलती है। और हमने देखा होगा कि सिक्किम राज्य ऐसे है, और ऐसे जो है यहाँ पे ये पूरा ऐसे ऐसे ये पूरा हिस्सा पश्चिम बंगाल लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? इधर ही भूटान है। ठीक है, तो ये पूरा क्या लिया हुआ है? पश्चिम बंगाल लिया हुआ है। तो यही पश्चिम बंगाल से इसी के नीचे, सिक्किम के नीचे, ठीक नीचे से पश्चिम बंगाल से ये नदी निकलती है। कौन सी? महानंदा नदी। तो ये इसका उद्गम क्या कहेंगे? तो ये दार्जिलिंग हिमनद से निकलती है। दार्जिलिंग, आप लोग दार्जिलिंग घूमने भी गए होंगे कई बार। ठीक है, तो ये वहां से निकलती है, दार्जिलिंग हिमनद से निकलती है, हिमालय से। ठीक है, और ये कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में मिल जाती है। और ये नदी, इसी गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पद्मा कहा जाता है। ठीक है, इस नदी को पद्मा कहा जाता है। और जब बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है तो उसे जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना नदी कहा जाता है। ठीक है, अब ये नदी जब वहां पे गिर गई, तो जब ये गिरती है तो सुंदरबन डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा। अब डेल्टा कैसे बनता है? डेल्टा ऐसे बनता है, देखिए, जब नदी कोई अपने साथ बहुत सारे अवसाद लाए। ठीक है, अवसाद जो है जब किसी समुद्र की तलहटी वगैरह जमा कर दे। ठीक है, जब अपने साथ बहुत सारे पत्थर वगैरह लाए और किसी समुद्र की तलहटी वगैरह जमा कर दे ले जा करके, तो उसे ये वहां पर डेल्टा का निर्माण कर देती है। फिर क्या करती है? डेल्टा का निर्माण हो जाता है। लेकिन अगर वही अवसाद ये नदी बीच में जमा कर ले, जैसे ये नदी है, नदी के अगल बगल से पानी बह रहा है, और यहाँ पे नदी में क्या हो जाए? बहुत सारा अवसाद आके जमा हो जाए, और यहाँ पे जमा होने के बाद क्या हो जाए? कुछ पेड़ वगैरह उगाए और चारों तरफ पानी हो जाए, तो क्या हो जाता है? ये द्वीप बन जाता है। इसी को कहा जाता है नदी द्वीप। ठीक है, आइए अब आगे थोड़ा समझते हैं। हमने ये सारी छोटी छोटी चीजें कवर कर ली। अब देखते हैं हम दाएं साइड वाली नदी। देखिए, ये बाएं साइड वाली नदी थी, अब ये दाहिने साइड वाली नदी है। ठीक है, तो दाहिने साइड वाली नदी पे कौन कौन सी नदी मिलती है? तो एक निकलती है यमुनोत्री से, यमुनोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड से। ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है। मैंने कहा नहीं, यहां से ये पूरा लेकर के ये उत्तराखंड में ही है पूरा। ठीक है, उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं यमुना नदी। इसे यमुना नदी कहते हैं। यमुना नदी की लंबाई टोटल 1376 किलोमीटर है। 1376 किलोमीटर है। और ये जब क्या कहते हैं मिलती है कहां पर? तो ये जब प्रयागराज मिलती है तो ये भी एक प्रयाग बना देती है, जिसे कहते हैं हम लोग प्रयागराज। ठीक है, तो ये भी एक प्रयाग बनाती है। तो यहीं पर, और ये कहां से निकलती है? अगर पूरा सही नाम लिया जाए तो ये निकलती है बंदरपुछ चोटी से। कहां से? बंदरपुछ चोटी से। ठीक है, और देखिए, इसी यमुना नदी, जब यमुना नदी आगे बढ़ती है तो इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके तो ऐसे सहायक नदियां और भी हैं, इंडस, सिंध, बेतवा, केन, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ मेन है। तो इसकी एक मेन है चंबल नदी। चंबल नदी 3 राज्यों में होकर निकलती है। ये तो जानापाऊ पहाड़ी, यह समझ लिए मालवा के पठार से निकलती है, मध्य प्रदेश से। कहां से? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। और कहां पे मिलती है? तो इटावा जिले में मिल जाती है। कहां पर? इटावा में मिल जाती है। ठीक है, कहां निकल जाती है? इटावा में। और जब ये नदी थोड़ा और आगे बढ़ती है, मतलब कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी जब आगे बढ़ती है तो इसके अंदर इसमें एक नदी और आगे मिलती है। कौन सी? इसे कहते हैं बेतवा नदी। ये कहां से निकलती है? तो विंध्य पर्वत निकलती है। विंध्य पर्वत वगैरह भी देखा जाए तो सब मालवा के पठार के अंतर्गत ही आते हैं सब। ठीक है,
मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो आप कहेंगे अब दक्कन का पठार क्या है, तो दक्कन का पठार इन सब पठार के नीचे है, सतपुड़ा पर्वत के नीचे आता है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। और ये विंध्य पर्वत कहां से, ये विंध्य पर्वत से निकलती है मध्य प्रदेश से, और ये कहा जाती है, ये बेतवा नदी है। क्या है, बेतवा नदी। पूरा नाम लिख लीजिए आप लोग, आइए अच्छे से नाम लिख देते हैं। क्या है, बेतवा, बेतवा नदी। और ये कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में जाकर उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में मिल जाती है। कहां पर, हमीरपुर में। जब आप भारत का नक्शा बनाओगे, जब आप क्या कहते हैं मध्य प्रदेश का नक्शा बनाओगे, तो ऐसे कुछ करके ऐसे ऐसे बनेगा ये नक्शा ना, थोड़ा ऐसे नीचे की ओर आएगा तब ये से जाएगा, है ना। तो यहीं से उत्तर प्रदेश की जो थोड़ा सा हिस्सा घुसा हुआ है, इसी से बीच से निकलती है नदी। ठीक है, इसी बीच से निकलती है। आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, शायद मैं नीचे ज्यादा बना दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, जब आप मध्य प्रदेश का नक्शा बनाते हो तो क्या होता है, ऐसे थोड़ा सा बनता है ना एक जगह, ये और ये ऐसे करके ऐसे जो भी बनता हो। ठीक है, तो ये नदी कहां से निकलती है, ऐसे बीच से आती है एकदम। ठीक है, तो वहीं बीच से निकलती है नदी। तो ये दो राज्यों में चलती है। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं। तो ये विंध्य पर्वत से निकलती है। विंध्य पर्वत से जो बेतवा नदी निकली है, ये क्या है कि ये एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से, एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है ये बेतवा नदी, और ये विंध्य पर्वत से निकलती है। विंध्य पर्वत की दो जो है पूर्वी चोटियां हैं, पूर्वी पहाड़ियां हैं, जिसे हम भारनेट की पहाड़ी या कैमूर की पहाड़ी कहते हैं, ये भी मध्य प्रदेश में आती हैं। ठीक है, बेतवा नदी जाती है कहाँ, हमीरपुर में, यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरी आती है कैमूर की पहाड़ी से एक निकलती है केन नदी। हमने बताया नहीं कि विंध्य पर्वत के ही भाग कौन है, तो भारनेट और कैमूर की पहाड़ी भी विंध्य पर्वत के ही भाग हैं। याद रखिएगा, इसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो हम सब कुछ कवर करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। इसके रास्ते में जो जो चीजें आते रहेंगी हम सब कुछ कवर करते चलेंगे। ठीक है, वहीं पे एक केन नदी निकलती है। केन नदी जो जाती है ये बांदा जिले में चली जाती है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर, ये मिल जाती है यमुना नदी में। ठीक है, ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है। यहीं से एक पहाड़ी और यहीं से एक नदी और निकलती है जिसे तमसा या टोन्स कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे मिल जाती है, तो ये मिल जाती है जाकर के प्रयागराज के थोड़ा सा आगे। ठीक है, और वहीं पर एक नदी और निकलती है यहीं से, अमरकंटक से, जिसे कहते हैं अमरकंटक। ठीक है, ये मैकाल पहाड़ी है। ठीक है, अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। ठीक है, अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। ये कहाँ जाती है, तो बिहार में पटना के पास मिल जाती है। और एक चीज, जो विंध्य पर्वत है इसकी आप सबसे ऊंची चोटी का नाम जान लीजिए, इसे कहा जाता है सद्भावना शिखर या माउंट कुलुमार। विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना शिखर या माउंट कुलुमार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जब ये नदी कहाँ मिल जाती है, विंध्य पर्वत, ये क्या कहते हैं, सोन नदी चली जाती है बिहार में, पटना मिल जाती है। ठीक है, और एक नदी हमने बात किया था कि एक नदी ऐसी है जो क्या कहते हैं, इससे बाहर निकलती है। क्या करती है, बाहर निकलती है। तो कौन सी नदी है, तो एक नदी ऐसी है जो बाहर निकलती है, उसका नाम है हुगली नदी। हुगली नदी गंगा नदी से बाहर निकलती है। ठीक है, वो बाहर की ओर निकलती है। और इसी से एक हुगली नदी के तट पर एक शहर स्थित है जिसे हम कहते हैं कोलकाता है। कोलकाता बंदरगाह भी इसी के तट पर है। और हुगली नदी की सहायक नदी है कौन सी, तो वो है नागपुर, क्या कहते हैं, दामोदर नदी। ये नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से, नागपुर के पठार से। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और ये इसी के तट पर, इसी पे जो क्या कहते हैं दामोदर नदी है, इसी पर दो बांध बनाए गए हैं, तिलैया बांध और कोनार बांध। याद रखिएगा, तिलैया बांध और कोनार बांध। और ये नागपुर है, छोटा नागपुर का पठार। इसे ऐसे नहीं, नागपुर ही नहीं लिखेंगे, इसे आप ऐसे लिख दीजिए, झारखंड का हिस्सा है ये, छोटा नागपुर का पठार। क्या लिखेंगे, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। क्या है, पारसनाथ, याद रखिएगा। और देखिए, नागपुर को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये वो पाए जाते हैं, कोयला और लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे जो है ये एक जर्मनी का एक स्थान है जिसे रूर कहा जाता है, वहां पर भी लोहा और कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है।
तो उस स्थान से भारत के इस स्थान की तुलना की जाती है, इसीलिए भारत का रूर प्रदेश इसे कहा जाता है। ठीक है, तो अब एक चीज और समझ लेते हैं, पर्वत, पहाड़ी और पठार किसे कहते हैं? पर्वत, पहाड़ी और पठार। देखिए, पर्वत पहाड़ी उसे कहते हैं जो नीचे से चौड़े होते हैं, जो नीचे से चौड़े होते हैं और ऊपर से जिनकी चोटी होती है, वो पर्वत या पहाड़ी कहलाते हैं। लेकिन पर्वत और पहाड़ी में अंतर क्या है? तो जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से कम होगी वो पहाड़ी कहलाएंगी, यानी हिल्स, और जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होगी वो पर्वत कहलाएंगे, यानी कि माउंटेन्स। ठीक है, और यहीं पर पठार किसे कहते हैं? तो जो जिनको 300 मीटर की दूरी से देखा जाता हो और जो ऊपर से सपाट हो, उठे हो लेकिन सपाट हो। ठीक है, ऊपर से समतल हो, जिनके कई कोने हो सकते हैं। ठीक है, ये पठार कहलाते हैं। ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है? तो इनका निर्माण बेसिकली ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से होता है। इन चट्टानों को टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी क्या बनाती है? इसमें जो है कपास खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, किसकी खेती होती है अच्छी? तो काली मिट्टी में कपास खेती बहुत अच्छी की जाती है। ठीक है, यहीं पर अगर बात की जाए, अब इसे एक बार हम लोग फिर से दोहरा लेते हैं और बड़े तेज तेज में। ठीक है, चलिए आइए दोहराते हैं। गंगा नदी दो नदियों के मेल से बनी हुई है। कौन कौन सी नदी? एक अलकनंदा, एक भागीरथी। ठीक है, अलकनंदा की कई सहायक नदियां हैं। अलकनंदा में एक नदी आती है, कौन सी मिल जाती है? नीतीला दर्रा से निकली नदी, कौन सी? धौली गंगा। धौली गंगा आके मिली तो बनाई विष्णु प्रयाग। इसकी एक सहायक नदी है जिसे कहते हैं ऋषि गंगा। ठीक है, याद रखिएगा, धौली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? ऋषि गंगा। और ये धौली गंगा कहाँ से निकलती है? तो नीतीला दर्रा से निकलती है, उत्तराखंड से। ये सारी नदियां इतने ये कहाँ से निकलती हैं? उत्तराखंड से निकलती हैं। ठीक है, उसके आगे जब नदी बढ़ती है नंदाकिनी, नंदाकिनी आके मिल जाती है किसमें? वो मिल जाती है अलकनंदा में। अलकनंदा में जब ये मिलती है तो बनाती है क्या? नंद प्रयाग। अब ये नदी अलकनंदा थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो इसमें आके मिल जाती है पिंडार नदी। पिंडार नदी जब इसमें मिलती है तो बनाती है कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। ठीक है, अब ये अलकनंदा थोड़ा और आगे बढ़ती है तो इसी में एक नदी आके मिल जाती है जिसका नाम है क्या? मंदाकिनी। ये कहाँ से निकलती है? तो चोरोबाड़ी, कहाँ से? केदारनाथ ग्लेशियर से। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है, इसका नाम है मंदाकिनी। और ये कहाँ मिल जाती है? तो ये मिलती है रुद्रप्रयाग में, जिसमें ये अलकनंदा में मिलती है तो बनाती है रुद्रप्रयाग। और यहीं पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगोत्री से निकलती है, जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी की एक सहायक नदी है जिसे कहते हैं भीलांगना। भीलांगना ही नदी पर बना है क्या? टिहरी बांध। और इसकी ये जो है नदी कहाँ मिलती है आकर के? तो मिल जाती है गंगा नदी में। गंगा नदी नहीं मिलती, ये मिलती है अलकनंदा नदी में। कहाँ पे? अलकनंदा नदी पर। जब ये अलकनंदा नदी पर मिलती है, ये दोनों नदियां, ये दोनों धाराएं जब एक हो जाती हैं तो बनाती हैं देवप्रयाग। क्या बनाती हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग से ही जब नदी आगे बढ़ती है तो क्या कहलाती है? ये गंगा के नाम से जानी जाती है। क्या कही जाती है? गंगा के नाम से जानी जाती है। और यह नदी हरिद्वार से मैदानों में बहने लगती है। इसके पहले ये कहाँ बहती है? तो इसके पहले ये बहती है पहाड़ों में, पर्वतों में, हिमालय पर्वतों में। ठीक है, और जगह हिमनदों में ये सब बहती है। इसके बाद ये कहाँ बहने लगती है? तो ये बहने लगती है क्या कहते हैं? मैदानों में। ठीक है, उसके बाद जब ये नदी थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो इसी में एक नदी आके मिल जाती है, कौन सी? रामगंगा। रामगंगा कहाँ से निकली है? तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से, दूधा टोली से। इसी के तट पर, इसी रामगंगा के तट पर एक है कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा है? कार्बेट नेशनल पार्क। किसके तट पर है? तो रामगंगा के तट पर है। और रामगंगा के से लगे हुए कुछ शहर कौन कौन से हैं? तो मुरादाबाद, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर। और एक आता है कन्नौज, जो यूपी जिले का, जहाँ पर ये मिलती है जाकर के। कहाँ पे? जहाँ पर ये दोनों नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है, अब ये नदियां थोड़ा सा और आगे बढ़ती हैं तो इसमें एक नदी और आकर मिल जाती है। कौन सी? गोमती नदी। गोमती नदी एक ऐसी मात्र नदी है जो कहाँ से निकलती है? जो मैदानों से निकलती है। ठीक है, इसकी ऐसी एक सहायक नदी है जो मैदानों से निकलती है, जो फुलहर हिल पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत जो है, जो जिला है, ये उत्तर प्रदेश का जिला है। ये कहाँ, किसका मतलब बॉर्डर बनाता है? तो ये नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाता है। ठीक है, नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे स्थित है। ये वहां से निकलती है, कहाँ से? फुलहर झील पीलीभीत से। और इसके तट पर कौन कौन शहर है? तो लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी। और एक आखिरी में आ जाती है गंगा नदी जब मिलती है तो गाजीपुर में आके मिल जाती है। फिर एक नदी और, जब ये नदी थोड़ा और आगे बढ़ती है तो इसी में एक नदी और आकर मिलती है जो तिब्बत नामचा चुंगो
मानसरोवर झील नेपाल से निकलती है, ठीक है। मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। तो इसे कहते हैं हम घाघरा नदी या सरयू नदी, ठीक है। घाघरा नदी या सरयू नदी। एक चीज याद रखिएगा, ये जो घाघरा नदी निकल रही है ये वहीं से निकल रही है जहाँ सिंधु निकलती है, वहीं से निकल रही है जहाँ से सतलज निकलती है, वहीं से निकल रही है जहाँ से ये ब्रह्मपुत्र निकलती है। ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं तिब्बत में दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। और ये जब नदी क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश से कहाँ भारत में असम में प्रवेश करती है तो इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है भारत में। जब ये नदी कहाँ पर प्रवेश करती है? बांग्लादेश में, तो इसे कहा जाता है जमुना। किसको? ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र के कई नामों का है, मतलब कि गंगाधरी शक्तिमान है, समझने का मतलब यही है, ठीक है। तो जब ये नदी क्या कहते, अब इसमें आ जाते हैं घाघरा नदी बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो घाघरा नदी, इसमें जो है एक काली नदी है, एक काली नदी है और कर्णाली नदी। इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को नेपाल में काली कर्णाली कहा जाता है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं थोड़ी सी। और इसकी एक नदी है राप्ती। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर शहर स्थित है, ठीक है। हाँ, अब घाघरा नदी के शहर पर स्थित कौन कौन सा शहर है? तो सबसे बड़ा अयोध्या, फैजाबाद, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, ठीक है। और उसके बाद आता है सीतापुर, बस्ती और गोरखपुर, और एक टांडा, ठीक है, टांडा। उसके बाद छपरा में, बिहार में तो आके मिल ही जाती है, ठीक है, गंगा नदी में। उसके बाद एक गंडक नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है, नेपाल में हिमालय से निकलती है, जो नेपाल में इसे नारायणी, सप्तगंडकी और सालग्रामी के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे गंडक नदी कहा जाता है। यह सोनपुर जिले में, ये क्या कहते हैं, बिहार में मिल जाती है, ठीक है। यहीं पर एक नदी और आगे मिलती है जिसे कहते हैं कोसी नदी। किसमें मिलती है? गंगा नदी में। कोसी नदी क्या, कौन सी नदी है? तो एक ऐसी नदी है जो बिहार का, जिसे क्या कहते हैं, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है इसे, ठीक है। ये बहुत सारा क्या लाती है अपने साथ? अवसाद लेकर आती है। क्या लाती है? अवसाद लेकर आती है। और ये रास्ता बदलने में भी बहुत माहिर है, ठीक है। ये अपने रास्ते में बहुत सारे अवसाद इकट्ठा कर देती है, जिसके कारण इसका रास्ता बंद हो जाता है। तो ये जो है अपने रास्ते को बदल कर किसी और रास्ते से निकल जाती है, ठीक है। तो इसीलिए रास्ता बदलने में भी ये माहिर है, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलती है? तो कुर्सेला में आके मिल जाती है। और एक नदी आखिरी है, और एक चीज जान लीजिए, ये जो सोनपुर जिले में जो मिलती है गंडक नदी, तो इसी पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर? जहां पर गंडक नदी और गंगा नदी आपस में मिलती है सोनपुर में, यहीं पर लगता है ये मेला, ठीक है। पशु मेला लगता है। कौन सा? पशु मेला, याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में एक आध मेला वगैरह के बारे में पूछेगा तो एक आध नंबर में पूछ सकता है ये, ठीक है। तो कुर्सेला नदी के बारे में जान लिए। अब यहीं पर एक है फरक्का बैराग से, ये जो एक नदी है जो हुगली नदी कट जाती है, और इसी में आती है एक महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है कौन सी, कहाँ मिलती है? तो ये मिलती, देखिए ऐसे है ना, सिक्किम ऐसे, ठीक है। तो यहां से निकलती है ये, ठीक। और ये कौन सा भाग है? तो ये भाग है बिहार, क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल का। किसका है? पश्चिम बंगाल का। तो पहले एक चीज जान लीजिए सिक्किम के बारे में। यहाँ पे भारत के सबसे ऊपर पहले तिब्बत हुआ करता था। तिब्बत पे जो है चाइना वालों ने कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो तिब्बत की राजधानी लहासा है, याद रखिएगा। तो तिब्बत पे चाइना वालों ने कब्जा कर लिया, और उस पर जो है उन्होंने ऐसे दुर्व्यवहार किए कि किसी को कहीं भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया, ठीक है। तो इस डर की वजह से सिक्किम जो है भारत में मिलना चाहने लगा कि हम भैया भारत में मिलना चाहते हैं। तो इस वजह से सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? 16 मई 1975 को। संविधान में इसके लिए एक संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन किया गया था? तो वो संशोधन है 35वां 2 का ए। ये कब किया गया था? 1974 को। तब इसे एक सह राज्य बनाया गया था। किसको? सिक्किम को। लेकिन जब जो है ये क्या कहते हैं पूर्ण रूप से भारत में मिलने लगा या मिल गया, या पूर्ण रूप से इसे एक राज्य घोषित कर दिया गया, तो एक संशोधन किया गया था 16 मई 1975 को। कौन सा? इसे 22वां राज्य बना दिया गया था 36वां संशोधन करके। कौन सा? अगर पूछा जाए सिक्किम को कौन सा संशोधन करके पूर्ण रूप से राज्य बनाया गया था, तो 36वां संशोधन करके, ठीक है। 35वां संशोधन करने पर ये सह राज्य बना था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये महानंदा नदी ये कहाँ से निकलती है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग आप लोग बहुत लोग घूमने भी गए होंगे, ठीक है।
तो दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है, जो बिहार पश्चिम बंगाल का सीमा बनाती है। बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाते हुए ये चली जाती है, सीधे बांग्लादेश में मिल जाती है और ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, और इसी हमारे गंगा नदी को क्या कहते हैं, बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। ठीक है, तो हमने सारी चीजें पढ़ ली, मेन टॉपिक। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि चंबल की कुछ सहायक नदियां कौन कौन सी है। चंबल की कुछ सहायक नदियां हैं काली, सिंध, क्षिप्रा, पार्वती और बनास। ठीक है, और ये जो है इसे अवनालिका अपर्दन के लिए, ये अवनालिका अपर्दन करती है, मतलब ये बहुत ज्यादा अपर्दन करती है, बहुत ज्यादा ये क्या कहते हैं, पहाड़ों को बहुत ज्यादा काट कूट डालती है। ठीक है, इसके साथ बहुत ज्यादा अवसाद आते हैं इसलिए। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी भी है, क्योंकि ये 14 राज्यों से निकलती है। और जो गंगा नदी निकलती है वो मुख्य 5 राज्यों से निकलती है। ठीक है, तो इसे गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को एक राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। इसमें जो है इस नदी में एक बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जिसकी वजह से कीड़े नहीं पड़ते इस नदी में। ठीक है, और इसमें एक चीज और पाई जाती है, सल्फर और गंधक। ठीक है, इसके कारण जो है गंगा नदी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। और देखिए यहाँ पर कुंभ लगता है, कहाँ पर? प्रयागराज में। तो कुंभ हर 12 साल में एक बार महाकुंभ लगता है। ठीक है, और ये कई जगह पर लगता है। तो ये 4 जगह पर लगता है। किन किन जगह पर? पहला लगता है कुंभ प्रयागराज में। तो यूपी के कहाँ पर मिलता है? जब यमुना नदी और गंगा नदी आपस में मिलती है तब यहाँ पर एक कुंभ लगता है। ठीक है, जिसे कहते हैं प्रयाग का कुंभ। अभी हाल ही में लगा था महाकुंभ, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, फिर ये नदी थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो यहीं पर एक थोड़ा सा पहले एक लगती है हरिद्वार में, उत्तराखंड हरिद्वार के पास गंगा नदी के तट पर लगता है कुंभ। ठीक है, और उसके बाद नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर लगता है। फिर उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। ठीक है, और एक चीज, सिंधु और गंगा नदी के बीच एक जो है क्या कहते हैं, मतलब शहर स्थित है। जो सिंधु नदी, जैसे ये सिंधु नदी जा रही है, ये गंगा नदी जा रही है, तो इन दोनों को डिवाइड करने का काम करता है वो क्या है? अंबाला शहर। ठीक है, तो अगर कोई पूछे सिंधु और गंगा के बीच में कौन सा शहर स्थित है, बताओगे कौन सा? अंबाला शहर स्थित है। ठीक है, ये यमुना को कालिंदी या खुला नाला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने साथ बहुत सारे अवसाद, बहुत सारे क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारी गंदगी लाती है। ये प्रदूषित नदी है। ठीक है, इसलिए इसे खुला नाला भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रही हमारी गंगा की आज कहानी, और जो है खत्म हो चुकी है। तो अगर इसमें से आपको कुछ ना समझ में आया हो या कुछ लगा हो कि हमने कम बताया है तो आप हमें बताइएगा, हम अगले टॉपिक्स में इसका और विस्तार से बना देंगे वीडियो। अभी मैंने थोड़ा सा ये कुछ चीज़ें मैंने छोड़ भी दी हैं इसमें से। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ और विस्तार से बनाया जाए तो आप इस पर कमेंट कीजिएगा, हम इस पे के लिए और विस्तार से वीडियो लाएंगे। एक एक चीज़ लाएंगे, फिर कुछ नहीं छोड़ेंगे, ना कोई चीज़ छोड़ी जाएगी, ना इसमें से एक भी मतलब ना पहाड़, ना कोई कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी मिट्टी लाती हैं, क्या है, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ जान लीजिए, ये जो गंगा नदी है ये सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र का कार्य करती है। जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए, मतलब कि जल ग्रहण क्षेत्र जो जितनी दूर का जल ग्रहण करेगी, चाहे उसकी सहायक नदी हो चाहे वो ही नदी हो। ठीक है, उसकी सहायक नदियां और वो मिलकर के जितना दूर का जल ग्रहण करेंगी वो उसका जल ग्रहण क्षेत्र कहलाएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अब इसमें जो है ये यहाँ तक कि ऐसे पूरा नदी का ये पानी सकल आसपास का ये खींच लेती है और ये कहाँ जाती है, गिरती है सुंदरबन डेल्टा, कहाँ? बंगाल खाड़ी में। तो ये इतना पूरा ही इसका जल ग्रहण क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? जल ग्रहण क्षेत्र। और देखिए नदियां जो है जब निकलती हैं तो ये 3 रूप, एक रूप में निकलती हैं जिसे कहा जाता है भात खाबा। याद रखिएगा, भात खाबा। ठीक है, भावर, तराई, खादर, बांगर। ठीक है, याद रखिएगा, भावर, तराई, खादर, बांगर। और ये जो भावर है, ठीक है, इसमें जो है जब नदियां शिवालिक से निकलती हैं तो शिवालिक की तलहटी बहुत ज़्यादा पत्थर जमा कर देती हैं, अवसाद जमा कर देती हैं, तो वहां पर नदियां दिखना बंद हो जाती है। उसी को कहा जाता है भावर क्षेत्र। ठीक है, जब नदियां उससे थोड़ा और आगे निकलती हैं तो नदियां थोड़ा स्लो हो जाती हैं, जिसके कारण जो है पत्थर वहीं रह जाते हैं और बाकी चीजें थोड़े जो जैसे जलोढ़ मिट्टी वगैरह हो गई, ये सारी चीजें उसके साथ चली जाती हैं। ठीक है, तो ये उस वाले क्षेत्र को कहा जाता है तराई क्षेत्र। यहाँ पर जो है गन्ना और धान की खेती बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर मच्छर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जब नदियां इससे थोड़ा और आगे
बढ़ती हैं तो कभी कभी देखो बरसात में जो है नदियां रौद्र रूप धारण कर लेती है, बहुत बड़ा रूप, बहुत दूर तक फैल जाती हैं। ठीक है, तो उसी जो इतना दूर तक फैली हुई, जैसे मान ली नदियों का मुख्य रूप तो ये है, लेकिन इतनी दूर तक फैल गई तो ये जो नदियां फैली हुई हैं इसी को ही क्या कहा जाता है, खादर क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पर नदियां जो है हर साल नई जड़ में मिट्टी लाया करती हैं। और ठीक है, कुछ जगह जो है क्या होता है कि नदियां अपना वो नहीं ला पाती हैं, कहने का मतलब पानी नहीं चढ़ पाती हैं। ठीक है, जहाँ पर कभी पहले पानी चढ़ता था लेकिन अब जो है वो ऊंचा हो गया मिट्टी ला ला करके, तो वहां पर पानी नहीं चढ़ पाता, तो उसे कहा जाता है बांगर क्षेत्र। ठीक है, बांगर या भांगर क्षेत्र। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसमें अगर कोई डाउट हो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले इस वीडियो में, तब तक के बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, कोई कमी हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारा भी हौसला बढ़ाते रहिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।